गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं आपका आज के करंट अफेयर्स में। आज की तारीख है 28 जून। और 28 जून को पिछले 24 घंटों में क्या-क्या खबरें सुर्खियों में रहीं और उनसे संबंधित कौन-कौन सी बिंदुओं पर हम लोगों को ध्यान देना है, जिससे कि हम लोगों को ये समझ में आता रहे कि ये कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट से क्या-क्या प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं, उन पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो हम लोग सुर्खियों से एक बार शुरुआत करते हैं फिर से आज की सुर्खियों में। क्या-क्या है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान यानी कि एएमबी 2026 की नई गाइडलाइन जारी की गई। गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च किया गया। तीस्ता परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। ब्राची बैक्टीरियम नेताजी क्या है? और भारत ने ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन रोड मैप जारी किया है। तो इन खबरों को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और इससे हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन खबरों से कौन-कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एक-एक करके। पहली खबर जो दोस्तों हमारे पास है वो क्या है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान से संबंधित है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान से संबंधित है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एएमबी 2026 यानी कि एएमबी 2026 भी कहते हैं। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन जारी की गई है। ठीक है? इसमें क्या है? देखिए, एक बैठक होने वाली है 29 जून यानी कि कल के दिन। उस दिन क्या होगा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने नई मुक्त भारत अभियान यानी कि एएमबी की ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की है। ठीक है? इस नई गाइडलाइन में क्या है कि पहले 6x6x6 मॉडल चलता था, उसको चेंज करके 7x7x7 मॉडल यूज किया गया है। ठीक है? इसके तहत क्या होना है? देखिए, इसके तहत जो है डिजिटल मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू इसमें जोड़ा गया है, जिसके तहत क्या है, पहले जननी करके एक हमारा पोर्टल हुआ करता था, आरबीएसके एक पोर्टल हुआ करता था और यूविन एक पोर्टल हुआ करता था। इन सभी को क्या किया गया है? एकीकृत किया गया है, यानी कि यूनिफाई बनाया गया है, एक ही पोर्टल में समायोजित किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है एएमबी पोर्टल। ठीक है? ये बनाया जाएगा, है ना? ये कल लॉन्च होने के बाद इसको फिर से बनाया जाएगा, है ना? तो इसमें क्या है? इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि पहले का सिद्धांत जो था, पहले ये T3 के सिद्धांत पे काम करता था। T3 मतलब टेस्ट, ट्रीट एंड टेस्ट ट्रीट एंड टॉक। टेस्ट ट्रीट एंड टॉक, ये T3 के सिद्धांत पे पहले हमारा ये एएमबी जो अभियान है, हमारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान, ये चलता था। लेकिन अब इसको T3 को क्या किया जा रहा है? T3 को कन्वर्ट करके अब इसको T4 बनाया जा रहा है। T4 में क्या ऐड हो जाएगा? ये तो बाकी चीजें तो रहेंगी, एक ट्रैक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यानी कि इसको लागू किया जाएगा। इसको ये T3 टेस्ट की जगह पे T4 टेस्ट लागू किया जाएगा, जिसमें एक ट्रैकिंग प्रणाली भी जोड़ी जाएगी। जो पुराना T3 होता था हमारा, टेस्ट, ट्रीट एंड देन टॉक, में एक और एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज ट्रैक। ठीक है? यानी कि हम लोगों को किसी भी कोई भी मरीज होगा जो एनीमिया से पीड़ित होगा, उसकी प्रोग्रेस को हमें ट्रैक करने की भी सुविधा होनी चाहिए। ये एएमबी पोर्टल ये एक्स्ट्रा टी यानी कि ट्रैक इसमें ऐड करता है। अब देखते हैं हम लोग कि ये क्या है, परीक्षा के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। नई रणनीति जो है हमारी, वो क्या है? 7x7x7 मॉडल पे है, ये ध्यान रखेंगे। नया लाभार्थी समूह कौन है? नया लाभार्थी समूह जो इसमें ऐड किया गया है एएमबी के नए गाइडलाइन में, वो है लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। इन्फेंट कौन होते? 0 से 6 महीने के बीच में जो बच्चे होंगे, उनमें अगर बर्थ वेट, उनके जन्म लेने के टाइम पे जो उनका वेट है, वो अगर कम होगा तो उसको भी उनको भी इस गाइडलाइन के तहत इस एएमबी के अभियान के अंतर्गत लाया गया है।
एक और चीज इसमें ऐड किया गया है, क्या क्या ऐड किया गया है, ईटिंग राइट, यानी कि यहाँ पे भोजन पे विशेष जोर दिया गया है कि आप एनीमिया से अगर पीड़ित हैं तो आपको खाना क्या चाहिए, सही भोजन, भोजन में आप कौन कौन सी चीजों को सम्मिलित करेंगे जिससे कि एनीमिया से मुक्त हो पाएंगे। नया मॉडल कौन सा है, जैसा आपको पहले बताया मैंने, T4 मॉडल है। T4 मॉडल में कौन कौन से टी हैं, टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड ट्रैक। ठीक है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इन सभी को मिला के बनाया जा रहा है। कौन कौन सा, जननी को, आरबीएसके को और यूविन को, ये तीनों मिला के बनाया जा रहा है। कौन सा, एएमबी पोर्टल, ये ध्यान रखेंगे। 4 आयरन थेरेपी, इसको ध्यान रखना है, ये नाम जो है मेडिकल टर्म्स है ये। 4 आयरन थेरेपी, जिसमें क्या है, फेरिक, कार्बोक्सिल माल्टोज और आयरन सुक्रोज, इसको ये ऐड करना होगा आयरन थेरेपी के तहत भोजन में और दवाइयों में और सप्लीमेंट्स में, जिससे कि एएमबी अभियान में हमें के तहत हमें एनीमिया मुक्त भारत मिल पाएगा। क्या उद्देश्य है इसका, उद्देश्य बहुत सिंपल है, एनीमिया से मुक्त भारत हमें चाहिए। एनीमिया की कमी क्यों होती है, जो लोहा जो है वो पोषक तत्व, आयरन की जो एक पोषक तत्व है, और उसकी कमी अगर शरीर में हो जाती है तो उसकी वजह से जो वो बीमारी हमें होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर है, गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च हुआ है। क्या हुआ है, गुजरात में एक पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च हुआ है। इसमें क्या समाचार है हमारे पास, इसमें जो समाचार है देखिए, 28 जून को क्या हुआ है, 28 जून को कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर यानी कि पीएमएफसीटी और हेल्थ पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 28 जून को, आज के ही दिन सुबह सुबह ये लॉन्च किया गया है। क्या है, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में क्या किया गया है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक यू कैन से ट्रायल के तौर पे एक पर्टिकुलर जगह पे, एक छोटी सी जगह पे इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये पीएम फैमिली केयर ट्रैकर क्या है, ये है बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की निगरानी हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे कर रहे हैं, और जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, उनको उनकी स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। जन्म से लेकर के 16 से 18 वर्ष तक की जानकारी को ट्रैक करेगा। किसी भी बच्चे का 16 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक को ट्रैक किया जा पाएगा इसमें। ठीक है, ये इससे अगर हम देखें, इस खबर से हम लोग क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, तो सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना होगा, लॉन्च स्थान। लॉन्च स्थान कौन सा है, लॉन्च स्थान हमें पता है, गांधीनगर गुजरात में इसका लॉन्च किया गया है। कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है बताइए, प्लेटफॉर्म है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। ठीक है, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर। सहायक सुविधा इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, उसका नाम है हेल्थ पासपोर्ट। ठीक है, और इस पे क्या चीज पे फोकस है, फोकस 3 चीजों पे है। कौन कौन सा, स्वास्थ्य, ठीक है, पोषण और शिक्षा पे इसका फोकस है। स्वास्थ्य पे, पोषण पे और शिक्षा पे इसका फोकस है ना। लाभार्थी कौन होंगे, इस योजना से फायदा किनको मिलने वाला है, सबसे पहले बच्चों को, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। विजन क्या है, इसका विजन क्या है, याद रखेंगे। अगर हम पूछा जाए कभी कि पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का विजन क्या है, तो विजन है विकसित गुजरात 2047 और विकसित भारत 2047। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो तीस्ता परियोजना से संबंधित है। वो तीस्ता परियोजना से संबंधित है, और ये हमें जानना जरूरी है कि तीस्ता परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों अभी तीस्ता परियोजना चर्चाओं में है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तीस्ता परियोजना क्यों अभी चर्चा में है। क्या ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से तीस्ता परियोजना
महत्वपूर्ण अभी खबरों में है। देखिए, 24 से 26 जून 2026 के दौरान बांग्लादेश और चीन के बीच तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई है। इसमें भारत कहीं भी अभी पिक्चर में नहीं है। ये किनके बीच हुई है? बांग्लादेश और चाइना के बीच हुई है, क्योंकि तीस्ता नदी जो है वो तीन देशों से होकर गुजरती है। वो भारत, पश्चिम बंगाल और हमारा सॉरी भारत, बंगाल, जो बांग्लादेश है और चाइना, ये तीन देशों से होकर गुजरती है। और उसमें क्या हुआ है, भारत को इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। ये क्या किया है इन्होंने, सिर्फ चीन और बांग्लादेश मिलके इस पर विचार कर रहे हैं। एक बैठक की है उन्होंने, जिसपे कि इसके कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई है। ठीक है। तीस्ता नदी क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय नदी है ये, ट्रांस बाउंड्री, क्योंकि तीस्ता नदी कई एक जगहों पर वो एक भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का काम भी करती है। ठीक है। ये भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये जो परियोजना जिस पे डिस्कशन हो रहा है उनका, उन परियोजनाओं में मुख्य कौन कौन से कार्य होंगे? सबसे पहले 140 मिलियन घन मीटर ड्रेजिंग होगी, यानी कि गाद निकाली जाएगी। उसके बाद क्या है, 171 वर्ग किलोमीटर भूमि का पुनर्विकास होगा। ठीक है। 234 किलोमीटर तटबंध का निर्माण और मरम्मत होगा। और क्या है, 224 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। यानी कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। ठीक है। भारत का कंसर्न क्या है कि चूंकि ये नदी, जिस नदी के बारे में उनके बीच, चाइना और बांग्लादेश के बीच में डिस्कशन हुआ है, वो तीस्ता नदी है और वो कई जगह पर भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर का काम करती है। इसीलिए ये बैठक और इस बैठक में होने वाली चर्चा में चूंकि भारत को शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए ये भारत के लिए एक कंसर्न की बात है और इसीलिए ये तीस्ता परियोजना अभी चर्चा में है। अब महत्वपूर्ण क्या क्या इसमें से बिंदु बन सकते हैं? कौन सी नदी की परियोजना है ये? तीस्ता। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा डिफाइन करने वाला नदी है। ठीक है। एमओयू इनके बीच में कब साइन हुआ था? 2016 में। विस्तृत समझौता कब हो रहा है? जनवरी 2026 में। ठीक है। कौन कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? बांग्लादेश और चीन। भारत ने भी 2024 में सहायता की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अभी चीन से मदद लेना ज्यादा बेहतर समझा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ खबर है हमारे पास। पश्चिम बंगाल में अभी अभी हमने देखा था कि राजस्थान में भी कुछ दिनों पहले, राजस्थान में क्या हुआ है, राजस्थान में यूसीसी पर से संबंधित कुछ खबर आई थी, जिसमें कि एक समिति, हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। अभी क्या है, पश्चिम बंगाल से ये खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है। उसमें क्या है, 29 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किए जाने की तैयारी की गई, यानी कि कल के दिन सोमवार को इसको पेश किया जाएगा, इसकी तैयारी की गई है। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं गोद लेने से संबंधित प्रावधानों पे इस पे चर्चा है। ठीक है। अब क्या है, संवैधानिक आधार क्या है इसका? संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 44, यानी कि आर्टिकल 44, जिसके तहत क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात हो रही है। ठीक है। इसके मुख्य प्रस्ताव क्या क्या हैं? इस यूसीसी में क्या क्या मुख्य प्रस्ताव हैं? बहुविवाह पे रोक, बाल विवाह अमान्य, ठीक है, और उत्तराधिकार से संबंधित है, और लिव इन रिलेशनशिप को भी पंजीकृत करना जरूरी है। ठीक है। तो क्या क्या इसमें है? पहला, बहुविवाह पे रोक। दूसरा, बाल विवाह को अमान्य माना जाएगा। तीसरी चीज क्या है, समान उत्तराधिकार मिलेगा। और चौथा क्या है, लिव इन रिलेशनशिप को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, यानी कि पंजीकृत कराना पड़ेगा। अब इससे, इस सवाल से क्या क्या हम लोगों को ध्यान में रखना है? एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, याद रखिएगा। यूसीसी कौन से
अनुच्छेद से संबंधित है संविधान के, वो है आर्टिकल 44। ठीक है, और किस श्रेणी में ये आता है? ये डीपीएसपी में आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तहत आता है। ठीक है, संबंधित विषय कौन से विषयों पर इस यूसीसी में चर्चा हुई है? ये हुई है मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन और इनहेरिटेंस, यानी कि उत्तराधिकार पे। ठीक है, संभावित चौथा राज्य कौन बन रहा है? भारत में राज्यवार यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है, और उसमें अभी चौथा राज्य कौन बनने जा रहा है? वो है पश्चिम बंगाल। इससे पहले कहां कहां पे लागू हो चुका है ऑलरेडी? उत्तराखंड में, गुजरात में और असम में। उत्तराखंड, गुजरात और असम में ये लागू हो चुका है, और बंगाल में इसको लाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही राजस्थान में भी एक कमेटी बन गई है, जो कि यूसीसी में होने वाले प्रावधानों पे चर्चा करेगी। एक रिटायर्ड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में राजस्थान में भी कमेटी बनी है। ठीक है, अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर जो है वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित है। वो एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित खबर है। क्या खबर है हमारे पास? इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने क्या किया? एक सफल परीक्षण किया है। किसका? सेमी क्रायोजेनिक इंजन का। क्या हुआ है? 24 जून 2026 को इसरो ने महेंद्रगिरी, तमिलनाडु स्थित इसरो प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट किया है। ठीक है, तारीख याद रखनी है हमें, कब? 24 जून 2026 को। और कहां पर यह किया गया है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। वहां पे हमारे पास क्या है? वहां पे हमारे पास इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स वहां पे उपलब्ध है। ये जो बनाया गया है हॉट टेस्ट, जो इंजन बनाया गया है सेमी क्रायोजेनिक, इसमें ईंधन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि एलओएक्स और केरोसिन यूज किया जाएगा। एलओएक्स और केरोसिन यूज किया जाएगा। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है बिंदु जो ध्यान में रखना है? परीक्षण का स्थान कौन है? महेंद्रगिरी। कहाँ है महेंद्रगिरी? तमिलनाडु में। इंजन का नाम क्या है? SE 2000। कौन सी स्टेज में है? SC 120। लक्ष्य थ्रस्ट कितना था? कितने लक्ष्य के साथ इस इंजन को डिजाइन किया गया था? 200 टन। और अभी मिला कितना है हमें? 175 मिला है इसे, यानी कि इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे वैज्ञानिक इसको भी अचीव जल्दी ही कर लेंगे। कहाँ उपयोग आने वाला है ये? LMV-3 लॉन्च व्हीकल में यूज होने वाला है। LMV-3 लॉन्च व्हीकल में इसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर जो है वो एक बैक्टीरिया प्रजाति के से संबंधित खबर है, जिसको हम लोग एक बार देखते हैं। क्या खबर है भाई? ब्राचीबैक्टीरियम नेताजी क्या है? वैज्ञानिकों ने हुगली नदी, पश्चिम बंगाल से एक नई बैक्टीरिया प्रजाति ब्राचीबैक्टीरियम नेताजी की खोज की है। भाई एक बैक्टीरिया की प्रजाति मिली है जिसका नाम है ब्राचीबैक्टीरियम नेताजी। अब प्रश्न उठता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये क्यों महत्वपूर्ण है? दो तीन कारणों से ये हम महत्वपूर्ण है। क्यों ये बैक्टीरिया की, इसकी विशेषताएं क्या है जो हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं? तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, पीएनपी यानी कि पी नाइट्रोफेनॉल को विघटित कर सकता है, तोड़ सकता है अलग अलग छोटे लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में। भारी धातु जैसे आर्सेनिक वगैरह को ये सहन कर सकता है। और तीसरा क्या है? बायो रिमेडिएशन में उपयोगी होता है। इन तीन गुणों के कारण ही ये इस बैक्टीरिया की जो खोज हुई है, ये बैक्टीरिया की प्रजाति जो ढूंढी गई है, कौन सी बैक्टीरिया? ब्राचीबैक्टीरियम नेताजी, इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नई प्रजाति का नाम क्या है? ब्राचीबैक्टीरियम नेताजी। खोज कहाँ की गई है इसकी? हुगली नदी में खोज की गई है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बायो रिमेडिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा विषैला रसायन जिसको ये तोड़ पाता है? वो है पीएनपी। वो क्या है? पी नाइट्रोफेनॉल को। इसका जो लास्ट में यहाँ देख रहे हैं आप, ब्राचीबैक्टीरियम नेताजी, ये नेताजी इसलिए नाम रखा गया है, एक इनके सम्मान में रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में इसको रखा गया है। और ये कौन से फाइलम यानी कि कौन से प्रजाति से बिलोंग करता है? इसको हम लोग बोलते हैं
एक्टिनोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया फाइलम, यानी कि उस प्रजाति से ये निर्भर करता है, उस प्रजाति से ये बिलोंग करता है। सॉरी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटी सी खबर ये भी आ रही है अभी, वो क्या है, वो है भारत ने ग्रीन यूरिया, ग्रीन यूरिया क्या होता है, भारत ने ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन रोड मैप जारी किया। ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन क्या है, एक सस्टेनेबल, जो टिकाऊ व्यवस्था है यूरिया के प्रोडक्शन की, उसके उसके लिए भारत ने एक रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत उन्होंने क्या किया है कि भारत सरकार ने ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पारंपरिक यूरिया आयात में कमी, जो हम लोग कन्वेंशनल तरीके से यूरिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, आयातित करते हैं, उस पर थोड़ी कमी लाना। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को, यानी कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, है ना, और टिकाऊ कृषि विकास यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस लगाना, इन तीन उद्देश्यों के साथ ये नया रोड मैप जारी किया गया है। ठीक है, फोकस क्या है, फोकस है ग्रीन यूरिया। क्या उद्देश्य है, इंपोर्ट में रिडक्शन, क्योंकि अच्छी खासी हमारी फॉरेन करेंसी यूरिया के इंपोर्ट में व्यर्थ जाती है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में ये काम हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर। क्या लाभ होना है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के कैसे लाभ होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और दूसरा हरित ऊर्जा को बढ़ावा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को इसको बढ़ावा देना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें इन्वायरमेंट में भी फायदा होगी और यूरिया के आयात में कमी होगी, तो इससे हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। महत्व क्यों है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यही चीज मैं बता रहा था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, लक्ष्य क्या है, लगभग 10 मिलियन टन पारंपरिक यूरिया के आयात में कमी करनी है। अभी जो ये रोड मैप जारी किया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि आगामी वर्षों में हम लोग जो यूरिया आयात करते हैं, उसमें कम से कम 10 मिलियन टन की कमी लानी है। ठीक है, अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये थी कुछ खबरें जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी, हमने उनको देखा, उनके बारे में थोड़ा समझा। इसके अलावा उससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के प्रश्नों को, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ज़रूरी होगी, उन पर भी हम लोगों ने विचार किया, डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और आगामी सभी वीडियोस आप तक आराम से अच्छे से पहुंचते रहें, समय से पहुंचती रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स की पढ़ाई में समय का बहुत महत्व है, इसलिए समय से पहुंचते रहें। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो इस चैनल पे आता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप उस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।